हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में आज हम लोग जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स आधुनिक उदारवादी या समकालीन उदारवादी राजनीतिक विचारक हैं, जिनका महत्वपूर्ण विचार न्याय के सिद्धांत से संबंधित है। न्याय की इन्होंने पुनर्व्याख्या की और न्याय जिन नियमों पे संचालित और निर्धारित होता था, उन नियमों को पता लगाने के लिए इन्होंने पुरजोर प्रयास किया। इनके समय में जो न्याय प्रचलित थी वह काफ़ी दोषपूर्ण था। सामाजिक आलोचनाओं के साथ साथ न्यायपूर्ण एक नवीन व्यवस्था की मांग चल रही थी। इसी मांग ने जॉन रॉल्स को प्रेरित किया कि वह न्याय के नियमों को निश्चित करे और न्याय के किन नियमों पर संचालित हो कि पूर्णतः न्याय सभी को प्राप्त हो जाए। उन्हीं नियमों को पता करने के लिए जॉन रॉल्स ने अपने विचारों को दिया। तो हम लोगों को जॉन रॉल्स के इसी न्याय के सिद्धांत को पढ़ना है। इसके साथ ही साथ जॉन रॉल्स का क्या जीवन परिचय है और न्याय के सिद्धांत को इसने कैसे बताया है, उसको हम लोग को पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं जॉन रॉल्स को। जॉन रॉल्स 1921 ईस्वी में जॉन रॉल्स का जन्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वह था थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसका पब्लिकेशन जो है 1971 में हुआ। जीवन परिचय बहुत विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन न्याय के बारे में जॉन रॉल्स ने क्यों सोचा और किन बातों ने जॉन रॉल्स को मोटिवेट किया, उन बातों को हम लोग को जानना है। जॉन रॉल्स न्याय के संदर्भ में जो अपनी अवधारणा दिया, उसके पीछे दो मूलभूत कारण थे जो रॉल्स को प्रेरित किया कि वह क्या करे, न्याय के नियमों को पता लगाए। तो सबसे पहला उनका ये था, सबसे पहला जो प्रेरित करने वाले जो तत्व थे, यह था अश्वेत द्वारा श्वेतों की तरह समान अधिकार की मांग कर रहे थे। समान अधिकार की मांग कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें बहुसंख्यक श्वेत लोग थे और अल्पसंख्यक के रूप में अश्वेत लोग थे। इन दोनों वर्गों में राजनीतिक अधिकार और सामाजिक स्टेटस को लेकर तमाम तरह की विषमताएं और विभिन्नताएं थी। यह विषमताएं ही अश्वेत लोगों के मन में राजनीतिक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया और यह राजनीतिक आंदोलन था समानता का अधिकार प्राप्त करना। लेकिन वहाँ का जो विशेष वर्ग था जिसका राजनीतिक सत्ता पे आधिपत्य था, वह इनको यह अधिकार देने के लिए सहमत नहीं था। इस पे राजनीतिक असहमति थी। क्या थी? इस मुद्दे पे राजनीतिक असहमति थी। राजनीतिक असहमति थी। यह भी एक परेशानी का कारण बना। दूसरा कारण बना पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था
और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था ने वस्तु एवं सेवाओं को इकट्ठा किया, लेकिन आय, संपदा और शक्ति में भयंकर विषमता पैदा किया, भयंकर विषमता पैदा कर दिया। देखिए, इस बात को भी समझ लिया जाए। अमेरिका की तत्कालिक समाज में पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी। यह पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में तो तीव्र वृद्धि किया, जिसके कारण आर्थिक संपदा बढ़ा। लेकिन आर्थिक संपदा जिस तीव्र गति से बढ़ी, उसी तीव्र गति से लोगों के मध्य आय की, संपत्ति और शक्ति के बीच बहुत बड़ा असमानता भी पैदा हो गई, बहुत बड़ी विषमता पैदा हो गई। यह विषमता कहीं न कहीं उचित न्याय की मांग करने लगी कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी न्यायपूर्ण वितरण पर संचालित हो जहां न्यायपूर्णता स्थापित हो। बिना न्याय की यह सारी जो व्यवस्थाएं हैं, यह बिल्कुल ढुलमुल है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। इसलिए जरूरी है कि यह व्यवस्था चले, लेकिन आय, संपदा और शक्ति के बीच जो विषमता हो, यह बिल्कुल समाप्त हो जाए और समान वितरण, आय, संपत्ति और शक्ति का समान वितरण किया जाए, चाहे वह श्वेत अश्वेतों के बीच या श्वेत समुदायों के बीच या अश्वेत समुदायों के बीच। जितने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे, चाहे जिस भी वर्ग के हों, उन सभी में इस व्यवस्था के तहत आय, संपदा और शक्ति का जो वितरण हो, वह समान रूप से हो, समान रूप से वितरण हो। ठीक है, यही मांग, एक उचित न्याय की मांग जो अमेरिकी समाज में प्रचलित थी, यही मांग ने जॉन रॉल्स को प्रेरित किया कि वह एक ऐसी न्याय व्यवस्था की स्थापना करे जो सार्वभौमिक हो, जो सभी को मान्य हो और पूर्णतः न्याय स्थापित हो। न्याय में समानता एक मूल तत्व है और यह न्याय समानता पे कैसे आधारित होगी, उन नियमों को खोज करना, निष्पक्ष रूप से खोज करना, यही रॉल्स की चिंतन का मुख्य समस्या था। क्या समस्या था चिंतन की? न्याय समता पे आधारित हो, न्याय समता पर आधारित हो, न्याय समता पर आधारित हो, या जो वितरण है, वस्तु सेवाओं का वितरण है, वितरण समानता पे आधारित हो, वितरण समानता पर आधारित हो। जब वितरण समानता पे आधारित हो जाएगा तो हम समाज में न्याय क्या होगा? न्याय स्थापित हो जाएगा। वस्तुओं की समान वितरण के क्या नियम हो, वह नियम किन लोगों के माध्यम से बनाया जाए, इसी की खोज यह करता है। इसने बताया कि जो नियम हो वह बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बने हो, और यह निष्पक्ष, न्याय में निष्पक्षता, नियम के निर्माण में निष्पक्षता लाने के लिए उसने सामाजिक अनुबंध का सहारा लिया। ठीक है, सामाजिक अनुबंध का सहारा लिया। सामाजिक अनुबंध का मतलब, जैसे हम लोग राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें हाब्स है, लॉक है, रूसो है। तो इस सामाजिक समझौते
पर पहुंचने से पहले जो मूल स्थिति की ये वर्णन करते हैं, जैसे राज्य के निर्माण से पहले जो समाज था वह समाज मनुष्य के लिए उपयुक्त था, उपयुक्त नहीं था, क्या दिक्कतें थी, किन दिक्कतों को दूर करने के लिए लोगों ने राज्य के निर्माण के लिए सामाजिक समझौता किया। तो उन्हीं मूल जो स्थिति थी उसी मूल स्थिति को जॉन रॉल्स ने भी अपने न्याय के नियम को स्थापित करने के लिए एक प्रकार से उधार लिया, या एक प्रकार से कह लीजिए उसको उसकी मूल हॉब्स लॉ रूसो की मूल कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया। अभी से स्वीकार में इसने कहा कि जिन व्यक्तियों को न्याय के नियम को स्थापित करने का दायित्व सौंपा जाता है वह एक कल्पना का सहारा लेता है। उसमें कहता है कि एक ऐसी सामाजिक अवस्था है, एक ऐसी सामाजिक अवस्था है, सामाजिक अवस्था जहां पे न्याय है ही नहीं है और न्याय के नियमों को स्थापित करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति न्याय का नियम कैसे स्थापित करेगा, इसके लिए उसने तर्क दिया। उसने कहा कि जो मूल सामाजिक अवस्था है जहां न्याय स्थापित नहीं है वहां ऐसे व्यक्तियों को चयन किया जाए जो निष्पक्ष रूप से न्याय को स्थापित कर रहे। और उसने बताया कि ऐसे व्यक्ति वे होंगे जिनको कुछ बातों की जानकारी है और कुछ बातों की जानकारी नहीं है। अब किन बातों को उन व्यक्ति को जानकारी है और किन बातों की जानकारी नहीं है, पहले उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। जैसे जो व्यक्ति है जिनको न्याय के नियम बनाने का दायित्व सौंपा गया, इस व्यक्ति को क्या जानकारी है, क्या जानकारी है। तो इनको जो है ये विवेकशील है, विवेकशील है, नैतिक नियम जानते हैं, नैतिक नियम जानते हैं, ठीक है, अपना हित भी पहचानते हैं, अपना हित पहचानते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें तो जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं ये लोग, क्या नहीं जानते हैं? तो पहला, समाज में संघर्ष करने वाले, समाज में संघर्ष पैदा करने वाले, समाज में संघर्ष पैदा करने वाले तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं, करने वाले तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। सामाजिक आर्थिक हैसियत इनको नहीं पता है, अपनी सामाजिक और आर्थिक हैसियत और आर्थिक हैसियत पता नहीं है। आर्थिक हैसियत पता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इनोसेंट हैं, तेरा मेरा का भाव इनको नहीं पता है, छोटे ऊंचे का भाव पता नहीं है। ये लोग जो हैं, यही नहीं लोगों को न्याय के नियम पर सर्वसम्मति स्थापित करने के लिए दायित्व सौंपा गया। ऐसे लोग जो बिल्कुल सामाजिक भेदभाव से, समाज में संघर्ष पैदा करने वाले तत्वों से, समाज में भेदभाव स्थापित करने वाले विभेदी तत्वों से, या उनकी क्या सामाजिक हैसियत है और क्या सामाजिक हैसियत नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, उनको इतना पता है कि हमें जो नियम बनाने का दायित्व सौंपा गया है उसमें उनका हित कितने अधिक तरीके से सध सके, ये उनको बातों की जानकारी है। लेकिन चूंकि वो नैतिक नियमों से बंधे होने के कारण अपने इस हित को उस तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे जो नैतिक नियमों से विमुक्त होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति जो है क्या करेगा, किस संदर्भ में करेगा?
अब ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा कि वो प्राथमिक वस्तुओं का क्या करे, वितरण करने का नियम बनाए। क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं के वितरण में ही असमानता है, और इस वितरण के नियम को यदि सुनिश्चित कर दिया जाता है तो समाज में वितरण की समस्या समाप्त हो जाएगी और न्याय स्थापित हो जाएगा। तो प्राथमिक वस्तुओं के वितरण का दायित्व इनको सौंपा जाता है। तो पहले ये जाना जाए कि प्राथमिक वस्तुएं क्या है। प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं? कई बार यह प्रश्न पूछा कि जॉन रॉल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं। तो सब पहला है अधिकार और स्वतंत्रता। अधिकार और स्वतंत्रता। दूसरा है आय एवं संपत्ति। आय एवं संपत्ति, ठीक है। आय और स्वतंत्रता, आय एवं संपत्ति। इन्हीं वस्तुओं को प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत रखा। पूछा कि प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत किनको रखा गया? आय को, संपत्ति को, अधिकार को और स्वतंत्रता को रखा गया, ठीक है। अब इनका वितरण जो है संपत्ति के साथ साथ शक्ति भी है, शक्ति। अब इन वस्तुओं को कैसे वितरण करेंगे? वह व्यक्ति जो इनोसेंट हैं, जो सामाजिक भेदभाव को नहीं जानते हैं, जो यह इनको नहीं पता है कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हम उच्च वर्ग में हैं कि निम्न वर्ग में हैं कि मध्यम वर्ग में हैं, कहाँ हैं। तो ये व्यक्ति जब भी इनके वितरण के नियम को बनाएंगे तो क्या सोचेंगे? ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। और वह चाहेगा कि इसका वितरण जो है ऐसे किया जाए ताकि उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल जाए, क्योंकि अपने हित के बारे में जानते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो ये लोग निष्पक्ष तरीके से सोच के नियम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रिस्क तो लेंगे नहीं कि पता चले कि रिस्क ले लिया है कि ये कह दिए कि उच्च वर्गों के लिए यह रहेगा, निम्न वर्गों के लिए नहीं रहेगा, और पता चला जाए कि यही नियम बनाए और ये व्यक्ति जो है जब वास्तविक स्थिति की ज्ञान इनको होगी तो पता चला कि ये जो है निम्न वर्ग में है, तो अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। तो इनके मन में ये प्रश्न हमेशा चलता रहेगा कि हम जो है कहीं ऐसा ना हो नियम बना दें और नियम का फ़ायदा किसी वर्ग विशेष को मिल जाए। तो ये सोचेंगे कि हम एक ऐसा नियम बनाएं जो यदि हम निम्न स्थिति में भी आते हैं तो भी हमको लाभ मिले और उच्च वर्ग में जाते हैं तो भी हमको लाभ मिले। तो ये हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ, ये इस बात पे सोचेंगे कि हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले, हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले। मतलब ये सोचेंगे कि कहीं हम निम्न वर्ग में भी चले जाते हैं तो यदि निम्न वर्ग के लिए ये बातें बना देते कि उनको ये लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर से वह यदि निम्न वर्ग में आते हैं, उच्च वर्ग में भी आते हैं तो भी उनको लाभ मिलेगा। वह निष्पक्ष तरीके से यही सोचेंगे कि सबसे जो हीन स्थिति में होगा उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए, और दिनहीन और जो गरीब वर्ग है उसको लाभ उसमें से क्या होगा, उस नियम से मिलेगा। जब उस नियम से उसको लाभ मिलेगा तो न्याय क्या होगी, स्थापित होगी। इसी निष्पक्ष व्यवस्था को लागू करने के बाद वह बताता है कि जो यह टीम है इनोसेंट लोगों का, जिनको किसी प्रकार का भेदभाव की पता नहीं है, वह 3 प्रकार के नियम बनाएंगे और इसी 3 नियमों पे सार्वभौमिक न्याय की स्थापना होगी। वह 3 नियम क्या हैं? 3 नियम बनाए जाएंगे। 3 नियम। पहला नियम ये होगा, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले मतलब समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत,
समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। दूसरा, न्यूनतम लोगों को अधिकतम लाभ मिले, अर्थात भेदमूलक सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा, समान अवसर के सिद्धांत। समान अवसर के सिद्धांत। इस तरीके से जो न्याय के नियम स्थापित करने वाले लोग होंगे, इन्हीं 3 प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के लिए जो नियम बनाएंगे, यही 3 नियम बनाएंगे। ये सारा कल्पना पे आधारित है। ऐसा जॉन रॉल्स ने कल्पना करके ये बात हम लोगों के सामने रखा है और बताया कि इसी के आधार पर नियम बनेंगे तो वह वितरण को सुनिश्चित करके न्याय की स्थापना करेंगे। तो इन सब बातों को हम लोग एक एक करके पढ़ना है। अब इसमें ये बताइए, भी पूछ देता है कौन से क्रम में है। तो सबसे पहले इसने क्रम बताया कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत ये पहले लागू होगा, दूसरे पर ये होगा समान अवसर का सिद्धांत, और तीसरे पर भेदमूलक सिद्धांत। ये इसका क्रम है। कभी क्रम पूछ देता है कि जो है जॉन रॉल्स के न्याय स्थापित करने के जो नियम है वह किस क्रम में है। तो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, समान अवसर के सिद्धांत और भेदमूलक सिद्धांत ये होने चाहिए। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता दी जाए और वही स्वतंत्रता मिले सबको, जो एक दूसरे से न तो सर्वोपरि हो, न एक दूसरे को नीचताहीनता स्थापित करने के लिए हो। भेद पे आधारित स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, न कि उसको किसी प्रकार का डिस्टर्ब पैदा करे। ये होने के साथ साथ उसने बताया कि समाज में अवसर की समानता दूसरे नंबर पे है। सबको समान अवसर मिलनी चाहिए। इस समान अवसर में भेदमूलक स्थिति भी होनी चाहिए। जैसे सबको समान उचित अवसर दे दिया गया, लेकिन मान लीजिए कि छोटे वर्ग और बड़े वर्ग सबको समान अवसर दे दिया जाएगा, तो जो बड़े वर्ग हैं वो छोटे वर्ग को निगलेक्ट करके सारे अवसर को अपने में भुना लेंगे। तो ऐसी स्थिति से थोड़ा सा भेद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो न्यूनतम स्थिति वाले व्यक्ति हैं उनको अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाए। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि जो बाजार प्रणाली होती है, मार्केट सिस्टम जो होता है, इसमें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, सस्ते श्रमों की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रम असमानता पे आधारित होगा। ऐसी व्यवस्था जो असमानता पे आधारित हो, छोटे और बड़े पे आधारित हो, तो वहाँ से श्रम आकर्षित करना आसान हो जाएगा कि जो जिनके पास आय कम होती है वह उत्पादन के कार्यों में बहुत आसानी से लग जाएंगे। और ऐसे करने से इस असमानता ने जो बाजार प्रणाली है, इस बाजार प्रणाली में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, श्रम को आकर्षित करने के लिए विषमता जरूरी है। और इस विषमता से उत्पादन बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। उत्पादन बढ़ने से सबको लाभ होगा, लेकिन यह स्थिति तब बहुत अच्छी हो जाएगी जब इस लाभ का फायदा सभी को अच्छे तरीके से मिले, ठीक है। जो न्यूनतम स्थिति में है उनको भी यह लाभ उचित और फायदे में मिले, तब वह समाज ज़्यादा सटीक होगा, ठीक है। यही बात बताना जॉन रॉल्स के चिंतन का मूल उद्देश्य था। और उसने बताया कि जो न्याय है किसी भी सर्वोत्तम समाज की प्रथम शर्त है। कोई भी समाज अपने को यदि उत्तम बताता है, तो यदि वहाँ न्याय है तो उत्तम है, और न्याय नहीं है तो समाज उत्तम नहीं है। समाज के उत्तम होने के अन्य सारे भी गुण हैं, जैसे नैतिक गुण। नैतिक गुणों से भी समाज उत्तम हो सकता है, लेकिन बिना न्याय के वह समाज सही तरीके से नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है कि जो न्याय होती है वो समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उसके पास दृढ़ शक्ति होती है।
और जो नैतिक नियम होते हैं उनके पास समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए दृढ़ शक्ति नहीं होती है। जैसे उसने उदाहरण दिया कि परोपकार करना, समाज में परोपकार करना किसी भी समाज के लिए उत्तम स्थिति है, बहुत अच्छा इसको माना जाता है, इसकी प्रशंसा भी होती है। लेकिन हम किसी व्यक्ति को परोपकार करने के लिए विवश नहीं कर सकते, कानून बना के या भय से या दंड से उसको विवश नहीं कर सकते को परोपकार के कार्य करके समाज को उत्तम बनाए। लेकिन जो न्याय है, न्याय के नियम जब स्थापित हो जाते हैं तो न्याय को दंड का सहारा देके, दबाव देकर, कानून बना के व्यक्तियों से जबरदस्ती उसका पालन कराया जाता है। तो इस स्थिति से न्याय स्थापित हो जाता है। तो न्याय सद्गुण होने के साथ साथ न्याय में बाध्यकारी शक्तियाँ होती हैं और यह बाध्यकारी शक्तियाँ ही समाज को सुदृढ़ और एकता के सूत्र में बांधती है और समाज में कलह और अशांतियाँ नहीं होती है, क्योंकि उसमें न्याय स्थापित होता है। यही जो है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का मूल थॉट है। ठीक है, एक निष्पक्ष न्याय कैसे प्राप्त हो, निष्पक्ष न्याय की स्थापना के लिए कौन से नियम हो, वह नियम बनाने वाले कैसे लोग हो। अभी क्या होता है, जो नियम बनाने वाले लोग होते हैं उनको अपने हितों के बारे में, अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में, समाज में भेदभाव के नियम, सारे चीज़ों से वह रूबरू होते हैं, सारे चीज़ों को देखे रहते हैं। ऐसे लोग जब नियम बनाते हैं तो अपने हित को प्रधानता में रख कर नियम बनाते हैं। उस नियम से जब इनकी हित पूरी तरीके से सधेगी वही नियम है। और समाज में केवल यही तो लोग नहीं है, समाज में अन्य लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों से नियम बनाया जाए जिनमें निष्पक्षता के तत्व हों, इनोसेंट पर्सन। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढा कैसे जाए, तो ये थोड़ी सी मुश्किल काम है ऐसे व्यक्ति को ढूंढना। लेकिन हाँ, न्याय की स्थापना, न्याय के निर्माण में ऐसी सोच की जरूरत है जो बिल्कुल निष्पक्षता के तत्व उसमें विद्यमान है। और निष्पक्षता किसी की आर्थिक हैसियत से, उसकी सामाजिक हैसियत से नहीं आ सकती है। हाँ, ये सच है कि हमें निष्पक्षता इस कल्पना के माध्यम से तो नहीं मिल सकता है, लेकिन यह समाज और राज्य के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन है कि हम निष्पक्ष विचार करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें सभी लोगों के हितों सध सके और सभी लोग उसका फायदा उठा सके। ठीक है, इन सब बातों के साथ जॉन रॉल्स का जो ये थॉट था समाप्त होता है और एक लास्ट माओ जेडोंग बचा है, उसको देखा जाएगा। ठीक है, इन सब बातों के साथ आज का लेक्चर हम लोग का समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। एक अपील फिर से मैं कर देता हूं कि आप लोग जितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को नोट्स बनाइए और ज़रूर हमें दिखाने का कोशिश करिए। धन्यवाद।